हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल MPGK विथ होम। आज हम MPPSC के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक CAG के बारे में डिस्कशन करेंगे। CAG यानी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। दोस्तों, यह टॉपिक प्रीलिम्स 2020 और 21 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही अधिक है। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसे कि हमारी प्रकृति ही है, हमारा नेचर ही है, हम सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं और बाद में अनुच्छेदों के बारे में डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद आपको अगर पसंद आता है तो आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और दूसरों को शेयर करते हैं। तो ये हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो बढ़ते हैं हम अपने सामान्य परिचय की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया तथा वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। वर्ष 1884 में इसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नामित किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति कर दी गई क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पास से 3 से 4 प्रश्न आराम से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला होगा कि संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 5 में उल्लेखित है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। तीसरा, महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष गठित किया गया, तो 1858 में किया गया। चौथा, इसका नाम किस वर्ष परिवर्तित किया गया, तो 1866 में किया गया। चौथा, किस वर्ष इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो 1919 में इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। 26 जनवरी 1950 को इस पद को वर्तमान स्वरूप दिया गया। आर्टिकल 148 के सब आर्टिकल 1 के तहत CAG राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा CAG को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने के समान हटाया जाता है। CAG अधिनियम 1971 के अनुसार इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है। कार्यभार संभालने से पहले वह राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेता है या प्रतिज्ञा लेता है। संसद ने 1971 में महालेख परीक्षक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया और CAG को लेखांकन के कार्यों से मुक्ति की दिया गया। दोस्तों, इस स्लाइड से भी या इस पॉइंट से भी आराम से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन, इसका वर्तमान स्वरूप कब दिया गया, तो इसका वर्तमान स्वरूप दिया गया 26 जनवरी 1950 को। दूसरा, इसको हटाने की प्रोसेस किसके समान होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। चौथा, तीसरा, इनको नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इनकी की जाती है। चौथा, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो CAG अधिनियम 1971 के तहत इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला है कि यह त्याग पत्र किसको देते हैं, तो यह किसी भी समय यह अपना त्यागपत्र किसे, राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यहाँ पास 5वां प्रश्न क्या निकल के आ सकता है कि यह शपथ लेते हैं या नहीं लेते हैं,
तो दोस्तों ये शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि महालेखा परीक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो 1971 में अधिनियमित हुआ। उसके बाद सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कब किया गया? तो 1976 में मुक्त किया गया। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के प्रमुख कार्य एवं शक्तियां। यह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, यह सभी व्यय संबंधित लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों को लेखक किस प्रारूप में होना चाहिए। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो संसद के पटल पर रखते हैं। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। यह संसद की लोक लेखा समिति की गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। अगला है कुछ राज्यों के लेखों का संकलन और अनुरक्षण करता है। यह निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता और धन प्रेषण, व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देन की लेखा परीक्षा भी करता है। अब बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद है अर्धन्यायिक, गैर न्यायिक, संवैधानिक या विधिक? तो दोस्तों इसका संविधान के भाग 5 में वर्णन है। अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक इसका वर्णन है। तो यह सीधे तौर पे संवैधानिक पद होगा। तो इसका आंसर होगा सी या 3। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है संसद को, विधानमंडल को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। और दोस्तों अगर यहाँ पे बात होगी राज्य की, तो यह राष्ट्र की अगर बात होगी तो यह राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल पे प्रस्तुत करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर बने रहते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में? तो दोस्तों भाग 5 में इसका वर्णन किया है अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के बीच में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 148 में है या अनुच्छेद 149 में है या अनुच्छेद 150 में है या अनुच्छेद 151 में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 148 में स्पष्टतः वर्णित किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति के बारे में यहाँ पे वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 148 इसका सही आंसर होगा। 7वां है भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? के वेणुगोपाल, पी नरहरि राव, गिरीश चंद्र मुर्मू, रमेश चंद्र? तो इसके सही आंसर होंगे पी नरहरि राव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके द्वारा भारत के सीएजी का पद सृजित किया गया? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधानमंडल द्वारा या संविधान द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा संविधान द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो अपना इस्तीफा ये किसी भी वक्त राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। अगला प्रश्न है
किस अनुच्छेद के तहत सीएजी अंकेक्षण एवं प्रतिवेदन रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं? तो अनुच्छेद 151 के तहत, आर्टिकल 151 के तहत ये किसी भी समय अंकेक्षण एवं प्रतिवेदन प्रतिवर्ष ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वर्तमान सीएजी कौन है? वीके सासवत, गिरीश चंद्र मुर्मू, कोई नहीं या राजीव खुल्लर। तो इसके सही आंसर होगी गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? 1855, 1856, 1858 या 1859? तो इसका सही आंसर होगा 1858। अगला प्रश्न है, संसद ने महालेखा परीक्षा अधिनियम कब बनाया? 1971, 1972, 1973 या 1974 में? इसका सही आंसर होगा 1971 में। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का वर्तमान स्वरूप कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947, 25 जनवरी 1947, 25 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा के कार्य एवं शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 149 में। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 149 में किया गया है। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। सीएजी राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। सीएजी अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद पर, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकता है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्त संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं और वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती हैं। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और कोई मंत्री उसके द्वारा किसी किए गए कार्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 148, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। अनुच्छेद 149, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कार्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150, संघ तथा राज्य के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। अनुच्छेद 151, अंकेक्षण एवं प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसी क्रम पे यह हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू। आशा करती हूँ आप सभी को यह पसंद आया होगा। दोस्तों, थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं आप सबसे ये होप करती हूँ कि आप उन सब के लिए मुझे माफ़ करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियो डाल सकूं, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से कहीं ना कहीं मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे इनकरेजमेंट मिलती है और वीडियो डालने के लिए। थैंक यू सो मच।